आज हमारे साथ अशोक कुमार बनोधिया जी हैं। ये बनोधिया वैश्य महासभा दिल्ली के संस्थापक सदस्य हैं और इसके अलावा और भी बनोधिया समाज से जुड़ी हुई जो संस्थाएं हैं उसके साथ भी सक्रिय कार्यकर्ता के तौर पर हैं, संरक्षक के तौर पर हैं, प्रधान के तौर पर हैं। बनोधिया समाज जो है देश भर में जो बनोधिया समाज के जो लोग हैं उन लोगों के लिए ये लोगों की क्या भूमिका है, संस्था का क्या कार्यक्रम रहता है, भविष्य में क्या योजनाएं होती हैं, आज मैं आरिफ जमाल कुतुब मेल के लिए अपने दर्शकों को इनसे बातचीत के ज़रिए से बताना चाहता हूं कि इनकी क्या योजनाएं हैं। अशोक जी, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। धन्यवाद। आप बनोधिया समाज में कौन कौन लोग आते हैं जो जैसे सरनेम के तौर पर? बनोधिया समाज अपने आप को वैश्य के रूप में स्वीकार करता है और इसमें कुछ लोग हैं जो कि इसमें शामिल किए जाते हैं, जैसे घाघर पारी, प्रतापगढ़ी और आपके सिरमौरहा, दीवान के आसामी, रामी धामी के आसामी, अर्धलखिया, हरचरणपुरिया, मोदी और सेठ। ये कितने होंगे इस तरीके के? कुल 12 कुरियाँ हैं। इनमें 12 वंश, 12 इसके वर्ग माने जाते हैं। बनोधिया समाज जो है पूरे देश में फैला हुआ है जी। और हर पदों पर है, सरकारी, बिजनेस में। आप लोगों की क्या भूमिका है? आपकी जो संस्था है वो क्या करती है? हमारी संस्था बनोधिया नाम से जाने जाने वाले व्यक्तियों का संगठन करती है। उनको एकत्रित करके उनकी पारिवारिक जो गतिविधियां हैं उनमें उनकी मदद करती है। बच्चों की शादी ब्याह के लिए हम लोग एक विशेष प्रकार के आयोजन करते हैं जिसमें उन सबको आमंत्रित किया जाता है और निःशुल्क बच्चों को उनको मतलब विवाह संबंध में सहायता दी जाती है। इसके अलावा कभी कभी परिवारों में कुछ बातों को लेकर मतभेद पैदा हो जाते हैं, उनको भी हम अपने स्तर पर आपस में बातचीत करके सुलझाते हैं। हमारी जाति की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि हमारी जाति में किसी प्रकार का दहेज कोई किसी तरह से न मांगा जाता है, न कभी कोई इस बात को लेके कोई विवाद हुआ। हमारी जाति एक शांति प्रिय जाति है जिसको प्रारंभ से ही इसी रूप में जाना जाता है। ये वैश्य समाज से संबंधित है? जी, ये वैश्य समाज में तो सबसे ज़्यादा दहेज है। बिल्कुल है, लेकिन हमने अपनी जाति में 1893 में जब ये जाति स्थापित की गई साहूगढ़ी लाहौर में, तभी से हमने अपना ये लक्ष्य रखा कि अन्य वैश्य जातियों की तरह से हम इसमें ये विष नहीं आने देंगे। हम किसी भी प्रकार से हमारी जाति उतनी वैश्य होने के बावजूद उतनी संपन्न नहीं थी, इसलिए हमने अपने अंदर इस बुराई को नहीं आने दिया। लेकिन आज के समय में तो वैश्य बहुत ज़्यादा संपन्न है। हाँ, वैश्य में सभी संपन्न नहीं हैं। हमारी जानकारी कुछ ओसवाल, अग्रवाल, माहेश्वरी जैसे जो हमारे आसपास हरियाणा, राजस्थान वगैरह में दिखते हैं, यही वैश्य संपन्न है। लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार और आपको अन्य प्रांतों में ऐसे वैश्य भी मिलेंगे जो कि आर्थिक आधार पर बहुत संपन्न नहीं हैं। दूसरे भी वैश्य समाज के अपने अपने संगठन हैं जो देश भर में काम कर रहे हैं। आपका अपना जो बनोधिया समाज महासभा है उसको क्या मान्यता मिली हुई है? सबसे बड़ी गर्व की बात तो ये है कि भारत में जो भी जातिगत गठन हुए उनमें दूसरे नंबर पर अखिल भारतीय स्तर पर हमारी संस्था ही 1893 में गठित हुई थी और इसका उल्लेख 1911 के गजेटियर में है। उस समय तक जितनी संस्थाएं जातिगत गठित हुई थी उनमें कायस्थ जाति के बाद हमारी ही संस्था गठित हुई थी। यहाँ तक कि अग्रवाल जो आज की सबसे प्रकीर्तित जाति है वो भी उसके बाद 1901 में गठित हुई। हमारा 1862 की जो एलान ह्यूम का रिपोर्ट है उसमें भी C14 में बतौर बनिया हमारा लिस्ट में नाम 1862 में भी है। आप लोगों को क्या सरकार, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, क्या ये विशेष कैटेगरी, जैसे कुछ लोगों को SC ST OBC में रखा जाता है, आप लोगों किस कैटेगरी में आते हैं? हम जनरल कैटेगरी में मान्य किए गए हैं
हमारी संस्था के कुछ लोगों ने ओबीसी के लिए इंदिरापुरम लखनऊ में अप्लाई भी किया था, किंतु माननीय न्यायाधीशों ने पूरी छानबीन करने के बाद में ये पाया कि हमें SC ST या ओबीसी में किसी तरह से परिगणित नहीं किया जा सकता। हम सामान्य श्रेणी में ही भारत सरकार ने हमें गठित किया है। 1991 का जो अंतिम सर्वे रिपोर्ट है पीपल ऑफ इंडिया, उसमें जो भारत सरकार की सूची है, भारत सरकार ने हमें बनियों की सूची में ही हमें अंकित किया है, किसी अन्य शेड्यूल में नहीं किसी के। अब तक का मेरा जो अनुभव है, मैंने अभी तक जितने भी वैश्य समाज के शादियां अटेंड की है उसमें दहेज बेपनाह मांगा जाता है, और देश भर में ही दहेज की जो सबसे ज़्यादा डिमांड जो है वो वैश्य समाज में है। आपका ये कहना है कि हमारे समाज में दहेज नहीं है या दहेज की मांग नहीं है, और जहाँ पर दहेज चल रहा है उनके लिए क्या कहेंगे आप? मैं तो उसे कुरीति ही कहूँगा। मैं तो ये कहूँगा जैसे ओसवाल लोगों ने, माहेश्वरी ने और खंडेलवाल लोगों ने शादी में कम खर्चे के लिए दिन में बारात और इस प्रकार के आयोजन प्रारंभ कर दिए हैं, तो मुझे लग रहा है कि वैश्य समाज भी अब अपनी इस बात को महसूस कर रहा है और शनै शनै वो इस तरफ बढ़ रहा है। आप अपनी युवा पीढ़ी को क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि मेरे युवा बच्चों को इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए और इस कार्यक्रम को, इस संस्था को आगे बढ़ाना चाहिए, और इसमें कुछ नए अपने उनके जो विचार हैं, जो उनके कार्यक्रम हैं, वो इससे जोड़ें और समाज को आगे ले जाएं। आपका जो संस्था है, आप अपनी संस्था में और किन किन संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं? अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन ने हमें मान्यता दी है, अखिल भारतीय अग्रवाल महासभा ने हमें मान्यता दी है, और मान्यता के अतिरिक्त भी ये एक बिल्कुल खुला सत्य है कि हम अग्रवाल, ओसवाल, माहेश्वरी आदि से भी पहले जो जातिगत रिपोर्ट्स मिलती हैं उनमें इनसे पहले हमारा उल्लेख हुआ है। अशोक जी, ये बात तो मैं मानता हूँ कि जो युवा पीढ़ी है, जो जितना ज़्यादा शिक्षित हुई है, उसने दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों का विरोध तो किया है, लेकिन जो बुज़ुर्ग उनके माता पिता हैं वो इसको नहीं मानते। ऐसा क्या है? वो पुरानी अपनी रूढ़ियों से जुड़े हुए हैं, इसलिए ऐसा उनके अंदर है, लेकिन धीरे धीरे वो भी समाप्त होता जा रहा है। अब वैसी स्थिति नहीं रह गई है। अगर इंटरकास्ट मैरिज होती है तो उसका क्या आपकी संस्था विरोध करेगी? जी नहीं, बदलते हुए समय में विरोध करने का तो कोई प्रश्न नहीं उठता। अगर सही वो मिलता है, सही हमें जोड़ा मिलता है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, किंतु फिर भी लोग प्रेफर करते हैं कि अपने ही समाज में, अपनी ही बिरादरी में करें, क्योंकि उसमें कई प्रकार की समस्याएं नहीं रहती और आपसी रीति रिवाज जो हमारे अंदरूनी होते हैं उनको हम सही ढंग से निर्वहन कर पाते हैं और परिवार में एक तालमेल बना रहता है। आपके नज़रों में, आपके संस्था के पास अगर मान लीजिए किसी भी वर या पक्ष की तरफ से या वधू पक्ष की तरफ से कोई ऐसा आता है कि नहीं जी हमारी लड़की या लड़का बहुत ज़्यादा शिक्षित है, उसको उस कैटेगरी के हिसाब से दहेज मिलना चाहिए या उनकी डिमांड पूरी होनी चाहिए, तो ऐसे में आपकी संस्था क्या करेगी उनके लिए? पिछले 41 सालों से मैं भी इस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे सामने इस प्रकार की कोई स्थिति कभी नहीं आई। ये इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि हमारे यहाँ एक मान्यता बनी हुई है, एक इस प्रकार के विचार बने हुए हैं। कोई इस प्रकार का कोई हमारे यहाँ ऐसे कंट्राडिक्शन जो होते हैं, उस तरह के विषय भी आते हैं, पारिवारिक जो विसंगतियाँ पैदा होती हैं वो आते हैं, लेकिन दहेज को लेकर के कभी नहीं आई। आप अपना भविष्य का कोई योजना बताएं। जी, मेरा विचार है कि मैं अखिल भारतीय बनौधिया वैश्य महासभा का प्रधान हूँ और मैं अखिल भारतीय स्तर पर इसका पुनर्गठन दोबारा से करना चाहता हूँ, और इसमें भारत में जो हमारी 13 अन्य स्थानों पर जो शाखाएं हैं उन सबको पुनर्गठित करके एक सेमिनार, और उसमें सभी लोगों को एक बार फिर से गोत्र को लेकर के या अन्य कई बातों को लेकर जो भ्रांतियां हैं उनका निराकरण करने का प्रयत्न किया जाएगा। सेमिनार कब करेंगे? अप्रैल में, क्योंकि तब तक बच्चों की छुट्टियां वगैरह होंगी, लोगों के पास में खुला समय होगा, तभी लोग समय निकाल पाएंगे। दिल्ली के स्तर का होगा या अखिल भारतीय स्तर का? अखिल भारतीय स्तर का होगा
और उसमें भारत के अतिरिक्त जबलपुर, रायपुर, सहारनपुर, मेरठ, अंबाला और चंडीगढ़, ये आपके हापुड़ और बॉम्बे के पास में कल्याण, इन सभी स्थानों पर जहां हमारी संस्थाएं हैं अभी, उन सभी के प्रतिनिधि आमंत्रित किए जाएंगे। जो लोग अभी आपसे नहीं जुड़े हुए हैं, सिर्फ हमारे चैनल के माध्यम से या और जो प्रचार माध्यम है उसके माध्यम से वो लोग जानना चाह रहे हैं या समझना चाह रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं प्रार्थना करूंगा कि बनोधिया नाम से जो भी अपने आप को चिन्हित करते हैं उन्हें इस संगठन से जुड़ना चाहिए, अपना कार्यक्रम बतलाना चाहिए और जिस रूप में वो इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं उस रूप में इसे आगे बढ़ाने के लिए हमें दिशा निर्देश दें। मैं नौजवान बच्चों से प्रार्थना करूंगा कि वो इसमें विशेष रुचि लें और इसको आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न करें। बनोधिया समाज से संबंधित मेरे बंधुओं, इस समाज से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी, ऐतिहासिक जानकारी, गोत्र संबंधी जानकारी या परमेश्वरी माता या अन्य संबंधी कोई जानकारी के लिए आप हमसे संबंध स्थापित कर सकते हैं। हम उसकी आपको परिपूर्ण जानकारी देंगे। इस विषय में मैंने शोध किया है और मैं आपको इसकी विस्तार से जानकारी दे सकता हूँ। बातचीत के लिए धन्यवाद। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अशोक कुमार जी ने बनोधिया समाज से संबंधित जो भी सूचनाएं दी हैं उसमें विशेषकर गौर करने वाली बात यह है कि ये कहते हैं कि दहेज जैसी चीज़ों हमारे यहाँ नहीं है। दूसरा, युवा पीढ़ी को जोड़ने की बात की है। तीसरा ये है कि भविष्य में जो अप्रैल के अंदर एक राष्ट्रीय स्तर का जो सम्मेलन होने जा रहा है उसमें आप सभी लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। आप लोगों के सुझाव, आप लोगों के जो भी भविष्य की योजना है वो आप हमारे चैनल के माध्यम से नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं और अशोक जी उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। हम भी आपकी बातों को आगे तक ले जाने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।